लास्ट क्लास हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ना शुरू किए थे। ठीक है, मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने देखे थे कि जो बाहर मैग्नेट होता है वो कैसे बिहेव करता है। उसके दो पोल्स होते हैं, ठीक है, और अगर हम उसको कट कर दें तो भी दो ही पोल बचे रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम कट कर दिए तो एक तरफ नॉर्थ हो जाएगा और दूसरे साइड साउथ हो जाएगा, दोनों साथ साथ रहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का देखे थे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें हम लोग पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं, प्लस एम, और नॉर्थ को मानते हैं और साउथ को नेगेटिव पोल की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि हम अगर चार्ज से कंपेयर करें तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। हाँ, अगर कोई बोल दे कि चार्ज होता है वो, तो ऐसा कुछ कहना गलत है कि मैग्नेटिक पोल्स जो है वो चार्ज है। हम लोग ट्रीट कर सकते हैं चार्ज की तरह। तो हम लोग पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल बोले थे, और बोले थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे वो नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल को जाके टर्मिनेट होगा। फिर उसके बाद देखे थे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, यानी कि वो हमारे फ्रेम पे डिपेंड करेगा। यानी कि हम लोगों ने देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी करंट कैरिंग वायर से जनरेट होता है तो करंट कैरिंग वायर से जनरेशन में या फिर मूविंग चार्ज के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इन दोनों केसेस में ये देखा जाता है कि जो चार्ज जनरेट हुआ, जो चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो फ्रेम डिपेंडेंट है। यानी कि मूविंग चार्ज के लिए ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करा था, लेकिन कंडक्टर में वायर की वजह से देखे थे तो वो नहीं डिपेंड करा था। नहीं डिपेंड करने का रीजन क्या था? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को माने थे तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट जो हमारे प्रोटॉन्स न्यूक्लियाई में थे उसका मोशन हो जा रहा था, इस वजह से। और बार मैग्नेट में का कहानी अलग है, उसका प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से शो करता है, तो उसमें वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। फिर देखे थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका यूनिट टेस्ला यूज करते हैं या फिर वेबर पर मीटर का यूज करते हैं। तो हम लोग टेस्ला मोस्टली यूज करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। और इसमें जैसे हम लोग डायरेक्शन का बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी का बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन में अगर कहा जाए तो ये दो चीज एज्यूम करके चलना है डायरेक्शन के लिए, कि अगर हमको बताना हो कि इनटू द प्लेन अगर रिप्रेजेंट करना है, अगर हमको कॉपी पे कोई डायरेक्शन दिखाना है जो कि डायरेक्शन है इनटू द प्लेन, यानी कि कॉपी के अंदर मूव कर रहा हो, या फिर हो सकता है आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास एक ऐसा मान लेते हैं, हम जो कॉपी है जो जिस पे लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि कभी हमको ऐसा डायरेक्शन दिखाना पड़े, यानी कि ये लगे कि इस कॉपी को ऐसा सीधा हुआ अंदर जा रहा है। हो सकता है कभी ऐसा डायरेक्शन मिले कि हमको दिखाना पड़े ऐसा ऊपर। तो हम बार बार इसको कैसे लिखेंगे? तो प्लेन में डायरेक्टली लिखने के लिए अगर हम ऊपर से ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, तो ये वाला जो है इनटू द प्लेन का है और ये जो है आउट ऑफ द प्लेन है। तो हमको दिख रहा है कि एरो से ही हम डायरेक्शन दिखाते हैं, और एरो हमको ऐसा दिखता है, पीछे ऐसा और आगे इधर। अगर हम इसको इधर से देख रहे हैं, ये हमारा आंख है, तो ये हमको पॉइंटेड दिखेगा, और इधर से अगर हम देखेंगे तो हमको ये क्रॉस वाला पार्ट दिखेगा, और हमको पीछे से ऐसा दिखेगा और आगे से ये एरो ऐसा दिखेगा। तो हम लोग अगर इनटू द प्लेन अगर डायरेक्शन दिखाना हो कि कोई डायरेक्शन अगर हमारा इनटू द प्लेन जा रहा है, तो ऐसा क्रॉस करके गोला में घेर देंगे। और वही आउट ऑफ द प्लेन दिखाना है कि जो हमारा प्लेन ऑफ द पेपर या बोर्ड है उससे बाहर की तरफ आ रहा है, इसके लिए ऐसा डॉट लेके गोला घेर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्शन हो गया हमारा, कि अगर हमको डायरेक्शन ऐसा कहीं दिखता है क्रॉस या डॉट,
तो क्रॉस रिप्रेजेंट करता है इनटू द प्लेन और डॉट रिप्रेजेंट करता है आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि जो भी वेक्टर या कुछ भी जिसका भी डायरेक्शन दिखाया जा रहा है वो प्लेन से बाहर आ रहा है, और बाकी तो अगर प्लेन में रहा तो हम आराम से उसको शो कर सकते हैं। तो ये एक कन्वेंशन यूज करा जाता है डायरेक्शन दिखाने के लिए, तो इस चैप्टर में बहुत यूज होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का ही बात करेंगे। फील्ड कैलकुलेशन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन। तो सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड बाय पॉइंट चार्ज। तो हम लोगों ने देखा था कि फिजिक्स के एक ब्रांच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है उसको क्लासिफाई करे थे, तो हम लोगों ने बोला देखा था कि एक बार चार्ज जब कांस्टेंट रहेगा यानी कि रेस्ट पे रहेगा तब पढ़े थे, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले। अब यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा होगा तो वहां पे हम इस चीज का डील करते हैं, यानी कि मैग्नेटिज्म का डील करते हैं। तो यहाँ भी चार्ज जो होगा वो मोशन में होगा, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई चार्ज है जो कि मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, ये कोई चार्ज है इधर कहीं मान लेते हैं कि किसी स्पीड v से जा रहा है, और हमको मान लेते हैं कि यहाँ कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हमको फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमको एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं। तो इस पॉइंट फील्ड है, तो यहाँ से हमको डिस्टेंस का बात करें तो इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए इसका अगर हम बोल रहे हैं तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो v है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, यानी वो किसी फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। r जो है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ठीक है, पॉइंट P का है विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, यानी कि जो चार्ज है उस पे खड़े होके देख रहे हैं तो पॉइंट P का डायरेक्शन है, और दिख रहा है कि दो वेक्टर है तो इन दोनों वेक्टर का बीच का एंगल जो होगा ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत बोलो? नो सर। अभी तक ठीक है, अभी बस लिखना है सीखा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हियर बोल रहे हैं, यार मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे, तो B जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा चार्ज होता है। चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ज्यादा होगा, और अगर ये जो वेलोसिटी है रेस्ट पे रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करेगा, स्पीड जितना बढ़ाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, तो ये प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। और अगर हम डिस्टेंस का बात करें r, तो उससे स्क्वायर का 1/स्क्वायर होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। और इतना ही नहीं, साथ साथ ये एंगल पे भी डिपेंड करता है, यानी कि ये साइन ऑफ थीटा पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको अगर हम कंबाइन करके देखते हैं तो कंबाइन करने से हमारा b जो आ जाता है, एक कोई जब भी प्रोपोर्शनल होगा तो एक बार प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं, तो लिख सकते हैं क्यू भी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कभी भी कोई भी क्वांटिटी प्रोपोर्शनल रहता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, और इधर आ जाएगा क्यू भी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो ये लॉ है, याद रखना है कितना आता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मूविंग पॉइंट चार्ज अगर हमसे कहा जाए तो ये चीज आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। क्यू क्या है तो चार्ज, भी क्या है तो वेलोसिटी, साइन थीटा, थीटा जो है एंगल बिटवीन
अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो फिगर से भी दिख जाता, लेकिन लिख देते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर, यानी वेलोसिटी वेक्टर एंड जो पोजीशन वेक्टर है उसके बीच का एंगल। अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी में कैसे लिख सकते हैं? तो हमको ऊपर दिख रहा है कि v साइन थीटा है, और एक चीज पढ़े हैं हम लोग कि अगर a क्रॉस b लिखते हैं तो इसको हम ए बी साइन थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के यूज करते हुए हम डायरेक्शन यूज करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये तो रहेगा क्वेश्चन जो भी है, q है तो q, v हमारा वेक्टर है तो v। अब उससे क्रॉस में क्या करें, q तो चार्ज है, तो हम इसको क्रॉस में अगर r कर दे तो वी आर साइन थीटा ऊपर मिलता, तो नीचे एक r और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे नीचे क्यूब हो जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे हम क्यूब कर दिए हैं, पहले वाले में 2। क्यों? क्योंकि हम v क्रॉस r लिखेंगे तो ये हमको मिलेगा वी आर साइन थीटा, और हमको सिर्फ v साइन थीटा चाहिए था, तो r से नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब चला जाएगा। तो ये वेक्टर फॉर्म हुआ। और अगर डायरेक्शन का बात करना है तो डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? तो डायरेक्शन फ्रॉम राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि v क्रॉस बी है, बाकी सब तो स्केलर है, v क्रॉस बी है या फिर a क्रॉस बी है, तो हम कैसे निकालते हैं? जैसे कि अगर इधर की तरफ v है, इधर की तरफ r है, तो अगर हम इसमें डायरेक्शन निकालना हो तो ये कैसे निकालते हैं, कोई बताओ? दाहिने हाथ को v की तरफ रखते हैं और पाम को r की तरफ मोड़ेंगे, तो इधर की तरफ मोड़ेंगे, थंब जिधर जाएगा वही हमारा डायरेक्शन होगा। ऐसा ही देखते हैं। राइट हैंड थंब रूल सबको पता होगा, किसी को नहीं यस सर। पता है तो बोल दो। ठीक है, क्योंकि वेक्टर में ए क्रॉस बी वाले में जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े थे तो वहां भी पढ़े थे और बहुत जगह यूज भी हुआ है, टॉर्क निकालने में, एंगुलर मोमेंटम निकालने में, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हर जगह यूज करे हैं, तो इसलिए हम इस पे ज्यादा नहीं जाए। तो डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, ये जो हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई है ये हमारा कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू जो होता है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू है, तो याद रखना है कि 10⁻⁻7 होता है। कभी कभी म्यू नॉट का यूज करना पड़ेगा, तो म्यू नॉट ही ध्यान से रखो कि म्यू नॉट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, सिमिलर अगर इसको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहो तो ये हमको कूलम्स लॉ जैसा ही कुछ कुछ दिख रहा है कि क्यू बाई आर स्क्वायर होता था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, भी आ जा रहा है, साइन थीटा आ जा रहा है, लेकिन फॉर्मूला हमको याद रखने हैं कि अगर कोई भी चार्ज कैरिंग चार्ज होगा और किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो इतना मैग्नेटिक फील्ड आर दूरी पे प्रोड्यूस कर रहा होगा। और ये म्यू नॉट बाई 4 पाई जो हमारा कांस्टेंट था, टी कांस्टेंट जो आया था हमारा, इस कांस्टेंट में, सर हाँ सर वहाँ पे भी भी क्रॉस आर जो लिए हैं वहाँ पे मतलब आर को क्यों इंक्लूड किए सर? वहाँ पे भी साइन थीटा है तो डायरेक्टली वहाँ भी नहीं लिख सकते थे? कहाँ पे? सर ये जो बी जो फॉर्मूला लिखे मैग्नेटिज्म का, हाँ उसमें क्यू इंटू क्यू भी साइन थीटा था, जब उसका वेक्टर फॉर्म में लिख रहे थे तो वहाँ पे जो आर का जो इंक्लूड किए हैं भी साइन थीटा लिखने के लिए, तो वहाँ पे भी हाँ, साइन थीटा भी तो डायरेक्टली दिया हुआ है। तो ऊपर वाले में तो दिया हुआ ही है, ऊपर वाले में तो हम तो यहाँ पे भी साइन थीटा यूज करे ही है, ये दूसरा फॉर्म हो गया लिखने का। आर के फॉर्म में हो सकता है कि हमको कभी क्वेश्चंस में दे दे कि v इक्वल टू 2i प्लस 3j है, आर आई इक्वल टू j है,
तो यहाँ एंगल हम क्यों निकालेंगे, डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करके सॉल्व करेंगे। सर तो ठीक उसी है देख क्रॉस ली। प्रोडक्ट में आर, सर तो क्रॉस प्रोडक्ट में हाँ आर क्यों इंक्लूड किया। यहाँ से हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है, हमको ऊपर भी साइन थीटा दिख रहा था, तो हम इस फॉर्मेट में लिखने के लिए क्या करेंगे, वी साइन थीटा इक्वल टू वी क्रॉस आर बाई आर से रिप्लेस कर दिए हैं। और क्या करना चाह रहे हो, हम समझ नहीं पा रहे हैं। भाई सर वो आर क्यों इंक्लूड किया, मतलब स्पेसिफिकली आर ही क्यों यूज किया वहाँ पे, वी इंटू आर के बराबर वी आर साइन थीटा लिखे अच्छा हैं ना। यहाँ, हाँ यहाँ पे हमारे जो जो भी चीजें दिख रही हैं, इसमें वेक्टर कौन कौन सा है, वी और आर है। आर है। बी को फाइंड ही करना है, वी और आर जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको वेक्टर की टर्म में लिखना चाहते हैं तो वी क्रॉस आर लिख दे, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब भी साइन थीटा ऊपर वाला भी इक्वेशन सही है, तो उसमें जो है हमको साइन का दो वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, नीचे वाले को हम बोल रहे हैं कि ये जो है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, यानी कि उसमें क्यू भी साइन थीटा को हम वेक्टर के टर्म में रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि वी क्रॉस आर है तो उसको वी आर साइन थीटा लिख सकते हैं। बोलो, तो वी साइन थीटा था पहले, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे तो वी क्रॉस आर बाई आर लिख सकते हैं। क्लियर है। यस। ठीक है, तो हम उसको एक अलग फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, 10⁻⁷ आया है। और ये जो म्यू नॉट है, ठीक है, म्यू नॉट को बोलते हैं, जैसे कि हम लोग अगर कुलम्स लॉ पढ़े थे तो कुलम्स लॉ में हमारा एप्सिलॉन नॉट आया था। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट लिखते थे जिसको क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो वैसे ही इसको बोल लेंगे हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, म्यू नॉट जो है हमारा यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, और अगर हमको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो ये बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का अगर यूज करना है तो ये म्यू आर, तो म्यू आर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू बाई म्यू नॉट, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू आर। सेम टू सेम वैसे ही एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर जो हमारा आया था वैसा ही यहाँ पे म्यू नॉट म्यू और म्यू आर आया है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा का डिफरेंस है नहीं, वहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पे आया था के कांस्टेंट आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जो कांस्टेंट अगर हम बोल रहे हैं कि के डैश है तो आ रहा है हमारा म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा का डिफरेंस है, यहाँ पे म्यू नॉट ऊपर है वहां पे नीचे था। ठीक है, तो इसका वैल्यू याद रखना है कि हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जो भी हमारा फ्री स्पेस है उसमें कितना मैग्नेटिक इफेक्ट अलाउ करेगा उस चीज को, जिसके बारे में आगे ईएमडब्ल्यू में ज्यादा डिस्कस होता है कि क्या चीज। ठीक है, तो किसी मीडियम के लिए अगर हमको लिखना हो, फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, अगर किसी मीडियम के लिए अगर हमको लिखना हो तो बी का वैल्यू अगर हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जो हमारा म्यू नोट था वहां पे म्यू हो जाएगा, म्यू बाई 4 पाई, यहाँ पे क्यू बी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू को हम लिख सकते हैं, यहाँ से ध्यान से देखो, रिलेटिव के टर्म में, तो रिलेटिव के टर्म में अगर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू भी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर।
ये जो है हमारा किसी भी मीडियम के लिए, यानी कि अगर हम इसका वैल्यू किसी मीडियम में लिखना चाहते हैं तो किसी मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यानी चार्ज अगर फ्री स्पेस में मूव करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हम इससे लिखेंगे म्यू नॉट आएगा, अगर वो किसी वाटर या किसी और चीज में मूव करेगा तो इतना आएगा। यानी कि अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग ये चीज आएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड रूल जिधर भी V क्रॉस R है, याद रहे कि R क्रॉस V यूज नहीं करना है, V क्रॉस R, ठीक है, यानी कि हाथ को V की तरफ और R की तरफ मोड़ना है। बात क्लियर है? तो इससे हमको मिलेगा कि किसी भी चार्ज जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड R दूरी पे V से कितने एंगल पे है वो सारा चीज हमको इससे मिल जाएगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कैसे होगा, तो इसमें एक लॉ पढ़ते हैं हम लोग, बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है, लॉ है, जैसा बोला गया है वैसे हमको आज तक मानना है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि कोई वायर है, कंडक्टर है जिसमें करंट आई जा रहा है, अगर हम इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ये माने हैं कि डीएल एलिमेंट है, तो इस डीएल की वजह से करंट ऊपर की तरफ ही होगा। यहाँ से अगर हमको इस पॉइंट पी पे फाइंड करना है तो यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर हम लेंगे आर, और ये जो हमारा वेक्टर हो गया वो डीएल वेक्टर हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल ये थीटा हो गया। तो ये कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, ठीक है, अगर इस एलिमेंट डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीबी हमारा प्रोपोर्शनल टू होगा आई, यानी कि जो करंट बह रहा है उससे प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा होगा। ये डीएल हम जितना लेंथ ले रहे हैं उस लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, साथ साथ जो हमारा आर है यानी जितने दूरी पे लेंगे उस पे भी डिपेंड करेगा, साथ में फिर से ये साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर हम लिखे तो ये डीवी लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। फिर से यहाँ पे प्रोपोर्शनल आ रहा है तो हमको कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और कांस्टेंट फिर से वही चीज आना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा है स्मॉल एलिमेंट डीवी का। अगर जैसा शेप दिया होगा किसी भी कंडक्टर का तो हम लोग पता कर सकते हैं। यहाँ से फिर से अगर हम लोग डीएल वेक्टर यूज कर रहे हैं तो डीएल वेक्टर जो है ये है लेंथ वेक्टर ऑफ कंडक्टर along फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, यानी कि जो डीएल वेक्टर लेना है उसका डायरेक्शन हमेशा किधर लेना है, तो जिधर करंट फ्लो कर रहा हो, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में हमको ये वेक्टर लेना है। और आर वेक्टर फिर से वही है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, यानी कि जिस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो हमारा एलिमेंट डीएल है, ठीक है, जो डीएल छोटा सा एलिमेंट लिए हैं उसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर है। तो अगर फिर से हमको दो वेक्टर्स दिख रहे हैं तो अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें डीएल क्रॉस आर तो हमको मिलेगा डीएल आर साइन थीटा। ऊपर वाले में हमको डीएल और साइन थीटा है तो यहाँ से हम बोल सकते
सकते हैं कि डीएल साइन थीटा जो मिलेगा हमको वो ऐसा लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर बाई आर। तो इसको अगर हम इसमें यूज करें तो डीवी को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, या फिर आई को इधर भी ट्रांसफर कर सकते हो ऐसे आर वेक्टर बाई आर क्यू। ठीक है, तो ये किसी भी, अगर ये बायोट-सेवर्ट लॉ कहता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर छोटा सा एलिमेंट डीएल लेंगे तो उसके वजह से जो आर दूरी पे किसी पॉइंट पी पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो उस वायर से पास होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो छोटा सा एलिमेंट हम लिए हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। जितना ज्यादा दूर उतना कम ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। और एंगल बिटवीन थीटा जो है यहाँ पे थीटा एंगल बिटवीन जो हमारा डीएल वेक्टर है एंड आर वेक्टर है, तो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, लॉ है, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये दिए हैं, तो हम लोग को इसके प्रूफ पे नहीं जाना है, क्या होता है उस चीज से हमको सिर्फ मतलब रखना। यहाँ फिर से म्यू नॉट बाई 4 पाई 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होगा। इतना बात में कोई दिक्कत? और ये चीज जो भी चीजें अभी देखे हैं ये याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमको याद है वैसे ही तुमको याद होना चाहिए। अगर हम डायरेक्शन बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसी वायर के लिए हम बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है, ऐसा करंट इसमें बह रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो ध्यान से देखो, जो हमारा इस पॉइंट पी पे अगर हम निकालना चाहेंगे, ठीक है, तो ये हमारा डीएल वेक्टर हो गया, ये हमारा आर वेक्टर हो गया। तो डीएल क्रॉस आर अगर करेंगे, ये हमारा डीएल वेक्टर, ये आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर करेंगे तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ध्यान से देखो इनटू द प्लेन आ रहा है। किसी को इसमें दिक्कत आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। राइट हैंड थंब रूल में डीएल की तरफ हाथ रखो, आर की तरफ मोड़ो तो थंब नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर वही पॉइंट हम पी इधर की तरफ ले लें, मान लेते कि यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, तो इसके लिए जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा ये वेक्टर होगा, डीएल वेक्टर ये है। तो डीएल क्रॉस आर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, क्योंकि ये एंगल थीटा है। डीएल क्रॉस आर जब करेंगे इसके लिए आर डैश, तो इस केस में बी का डायरेक्शन इधर ऊपर की तरफ है। तो हम इससे राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं, रूल से डायरेक्शन हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक मेथड और होता है जो हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे, कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये क्या कहता है कि हाथ को, अपने हाथ के राइट हैंड को ऐसे रखना है कि थंब जो हो ऐसा इस डायरेक्शन में हो और बाकी उंगलियों को हमको ऐसे मोड़ना है। ठीक है, थंब के डायरेक्शन में हमको, करंट के डायरेक्शन में हमको थंब रखना है और फिंगर्स को कर्ल करना है। फिंगर्स को अगर कर्ल करते हैं थंब के डायरेक्शन में रखकर, तो जो हमारे फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देंगे। ठीक है, 10th क्लास में इस पे आयरन फिलिंग्स स्प्रिंकल करके एक्सपेरिमेंट होता है, फिर कंपास को वायर के पास पास घुमा के दो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते हैं और बोलते हैं कि राइट हैंड थंब रूल इसको भी नाम देते हैं। बोलते हैं कि थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, या फिर एक और रूल पढ़ते हैं मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। हम सारे रूल्स पे नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से हमको थंब को करंट के अलोंग रखना है और हाथ
के उंगलियों को कर्ल करना है, तो ऑफ कोर्स हम कर्ल एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं, जिधर पाम हो और इसके इधर की तरफ कर्ल करेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आता है हमारा ऐसा आता है, इधर से अंदर इधर से बाहर। ठीक है, इधर से अंदर इधर से ऐसा बाहर आएगा। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन इधर है तो इधर से अंदर जा रहा है, नहीं कि इधर क्रॉस इधर की तरफ डॉट। ठीक है, तो एक ही चीज हम 3-4 जगह बनाए हैं, एक ही चीज दिखा रहा है, यहाँ भी वही चीज बताए, यहाँ भी वही चीज बताए और यहाँ भी वही चीज। तो करंट का डायरेक्शन अगर हमको निकालना हो तो एक तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला, ये भी राइट हैंड थंब रूल ही कहलाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि थंब को करंट के अलोंग रखना होता है और फिंगर्स को कर्ल करना होता है, जिधर कर्ल होगा वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो अगर हाथ को ऐसा रख के कर्ल करेंगे तो इधर से दिख रहा है कि उंगली अंदर की तरफ जा रहा है और इधर से बाहर आता हुआ दिखेगा, यानी कि हमको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दिखेंगे। ठीक है, और एक था कि कॉर्क स्क्रू रूल, कि हम करंट के डायरेक्शन में रख दें, उसके बाद करंट के डायरेक्शन में हम घुमाने की कोशिश करेंगे तो जिधर घुमाना पड़ेगा उधर डायरेक्शन होगा। तो हम वो चीज नहीं बता रहे हैं क्योंकि 10th में वो सब चीजें जरूरत था, लिखना रहता था, यहाँ पे हमको सिर्फ राइट हैंड से ही चल जाएगा। फिर भी एक एक्स्ट्रा बता दिए कि राइट हैंड थंब रूल करंट वाला, कि अगर कंडक्टर है तो ये आसानी से हम लोग इसमें पता कर सकते हैं। करंट के डायरेक्शन में थंब को रखना है, हाथ को कर्ल करना है, जिधर कर्ल होगा वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। चलो एक एग्जांपल के लिए वो पूछते हैं क्वेश्चन, तुम लोग बता दो। ऐसा है, इसमें करंट इधर जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अबाउट कैसे बनेंगे बोलो। तो नीचे इनटू द प्लेन और ऊपर आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, थंब को इधर रखना है करंट की डायरेक्शन में, करंट का डायरेक्शन ये है, तो अगर देखोगे तो हाथ अगर रख के ट्राई करो तो फिंगर्स यहाँ से लग रहा है कि अंदर की तरफ जा रहा है और इधर से बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसको अगर हम ऐसे भी बना सकते थे, यहाँ से अंदर यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमको ऐसा दिखेगा। तो बायोट से पढ़ लिए, तो इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इसी को यूज करते हुए हमको ये चीज फाइंड करना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, यानी कि एक कंडक्टर है, यहाँ से हम कोई पॉइंट पी लिए हैं जहाँ पे फाइंड करना है, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2, करंट हम मान लेते हैं इधर से इधर जा रहा है, और ठीक है, इसकी वजह से हमको पॉइंट पी पे फाइंड करना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा। अगर ध्यान से देखो डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा इनटू द प्लेन होगा, डायरेक्शन से हम बता सकते हैं। थंब को अगर करंट की डायरेक्शन में रखे, फिंगर्स को कर्ल करें, तो इस पोजीशन पे, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा इनटू द प्लेन होगा। ठीक है, वही हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो कैलकुलेशन, ये आर दूरी है, पॉइंट पी है, ये आर दूरी है। हम क्या किए, यहाँ से एक वाई दूरी पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट डी वाई ले लिए। ठीक है, अब इस डी वाई की वजह से यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, ठीक है, ये हमारा आर हो गया, तो यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हमको दिख रहा है कि इनटू द प्लेन ही है, तो क्या आएगा, dv इक्वल टू
म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट इसमें आई है, आई, इधर dl, अगर ये एंगल थीटा लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से dl वेक्टर ऐसा होगा, r वेक्टर ऐसा होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा 90 माइनस थीटा, नहीं, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, ये वाला एंगल अगर देखेंगे तो ये एंगल हमारा आएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो ऊपर वाला पाई प्लस 2 थीटा हो जाएगा। तो dl यहाँ पे साइन, दोनों का बीच का एंगल दिख रहा है हमारा पाई बाई 2 प्लस थीटा, डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ध्यान से देखो तो हमको दिख रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट था, तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो हमको इतना मिलेगा। ये डिस्टेंस कितना है, तो वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये चीज हमको मिल गया कि ये चीज हम डीवी लिखे हैं। तो अब हमको कैलकुलेट करना है टोटल के लिए, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl साइन थीटा, अच्छा dl dy है हमारा, तो यहाँ पे dy लिख देते हैं, dy, तो dy है तो dy रहने देते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पाई बाई 2 है तो साइन कॉस में बदलेगा, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नीचे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखें तो y भी चेंज हो रहा है, थीटा भी चेंज हो रहा है, तो हमको थीटा और y में एक रिलेशन चाहिए होगा इंटीग्रेट करने के लिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फ्रॉम फिगर, यहाँ से फिगर से tan थीटा हमको मिल रहा है y बाई आर, तो हम यहाँ से y लिख सकते हैं r tan ऑफ थीटा, एंड डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dy मिलेगा r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इन दोनों चीज को उठा के हम इधर पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ठीक है, डी वाई का वैल्यू तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा तो पहले से है, डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो वाई को आर स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन में निकल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हमको मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, बोलो तुम लोग, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कितना होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये वाला इससे कट जाएगा, बचेगा हमको इतना, म्यू नॉट आई अपन 4 पाई आर कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो लिख लो, सिंस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, db इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, r को कॉमन ले रहे हैं क्योंकि r जो है ये डिस्टेंस है और वो कांस्टेंट है, cos थीटा डी थीटा इंटीग्रेट कर लो, ये 0 से b जाएगा, और थीटा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, तो थीटा दिख रहा है कि हम ऊपर थीटा लिए थे तो माइनस थीटा 2 से थीटा 1 जा रहा है, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 जा रहा है, इधर तो आ जाएगा b, इधर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बोलो 4 पाई
आर। साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा। थीटा 1 -1 है, पहले से एक माइनस है, साइन माइनस थीटा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा साइन थीटा 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिवन कंडीशंस के लिए जो हम गिवन दिए थे कि वायर जो है, वायर में करंट ऐसा बह रहा था और इस पॉइंट पी पे अगर हम निकाले थे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आता, अंदर की तरफ। अगर एक्स वाई प्लेन दिया है तो माइनस के डायरेक्शन हम अपने से लिख सकते हैं। बोलो, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, इनटू द प्लेन है, ऊपर जा रहा है करंट, तो वही नीचे आ रहा होता तो आउट ऑफ द प्लेन हो जाता। अगर हम बोलते कि इधर एक्स है इधर वाई है तो ये माइनस के रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि वैसे ही अगर हमको डायरेक्शन दे रखा हो तो हम आराम से इसका डायरेक्शन लिख सकते हैं। क्लियर सर है डायरेक्शन? हाँ सर स्टार्टिंग का इक्वेशन समझ में नहीं आया सर। सर हमको भी नहीं कौन समझ में आया। कौन सा? ये वाला? सर हाँ इक्वेशन यहाँ पे स्टार्ट। जो, हाँ बस ये ये स्टार्टिंग। हाँ सर। ठीक है, देखो हमारा जो dB होता है वो फॉर्मूला क्या आया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, बायोट सेवर्ट लॉ। अभी देखे थे यही होता है, बोलो बोलो, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से म्यू नॉट आई, आई कॉन्स्टेंट हम इधर ले लिए, dl dl था तो यहाँ पे dl की जगह क्या है, dy है, छोटा सा एलिमेंट क्या लिए dy, तो यहाँ पे dy रख लिए। साइन की जगह साइन है। अब एंगल ये थीटा जो था, ये थीटा एंगल जो था वो dl और r वेक्टर के बीच का एंगल था। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, फिर से हम इसको बना देते हैं। यहाँ पे dl वेक्टर हमको ऐसा दिख रहा है और यहाँ से ऐसे पॉइंट r गया है p के पास, तो ये r जो हमारा जो भी r डैश वेक्टर जिसका डिस्टेंस जो है अंडर रूट, ये y है ये r है, 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस हुआ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एंगल हम थीटा ले रखे हैं, हमको ये एंगल बताना है कि कितना होगा, क्योंकि यही हमारा एंगल होगा दोनों वेक्टर्स के बीच का। बात समझ आ रहा है? यानी कि साइन थीटा में जो रखे हैं एंगल वो यही वाला एंगल होगा, तो ये एंगल कितना होगा, तो यहाँ ध्यान से देखे ये थीटा, तो ये वाला एंगल जो लिखेंगे वो 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो इसको 90 प्लस थीटा होगा, तभी इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। इतना बात क्लियर है? तो यस इसीलिए हम सर। यहाँ लिख लिया पाई बाई 2 प्लस थीटा। और ये जो डिस्टेंस है हमारा ये वाला है, तो डिस्टेंस जो हमारा फॉर्मूले में r था, तो r की जगह हम क्या रखेंगे, इसका स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं करना है कि आर और ये आर दोनों सेम है या अलग है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? नीचे वाला और क्या है सर? ये इस पोजीशन से ये डिस्टेंस आर है, चलो इसको चाहो तो एक्स ले लो, एक्स दूरी पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता, एक्स हो जाता, सब जगह बदलना पड़ेगा। ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स। एक्स यानी कि लाइन से वो एक्स दूरी पे है। अब बुक्स में आर दिया रहता है आर दूरी पे, इसलिए हम आर लिए थे। एक्स है ये कांस्टेंट है, यानी कि इट इज एक्स जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वायर, वायर से डिस्टेंस है। ठीक, फॉर्मूला में भी आर लिखा रहता है, यहाँ से भी इसको आर, ये वाला डिस्टेंस को हम आर ले लिए थे। ठीक है, तो ये आर लिखा होता है, एक्स लो वाई लो कुछ भी लो, एल लो, एल दूरी पे आर दूरी पे, हमको याद होना चाहिए और बाकी चीज समझ में आना चाहिए। क्लियर है? सर माइनस थीटा ठीक 2 है, के लिए थे कंफ्यूजन सर। वही होगा। हमारा जो एंगल है,
अरे ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं हुआ था क्या? सेम टू सेम हम लोग तो वैसे ही कर रहे हैं। ये थीटा है, हम यहाँ से एंगल ये थीटा मेजर किए हैं, यस सर। तो यहाँ से हमको ये वाला एंगल मेजर करना होगा, तो हम उल्टा डायरेक्शन जा रहे हैं, यस बोलो। यस सर। और ये वाला एंगल जो था वो θ1 था, तो हाँ उल्टे सर, हो गया डायरेक्शन सर। जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? -θ2। बस थीटा। ठीक है, और सीधा डायरेक्शन जा रहे हैं तो +2। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? μ0I/4πr। आर लिखो या 4πx sin θ1 प्लस sin θ2। इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो अब स्पेशल केसेस इसी के लिए देखते हैं। ठीक है, पहला ए, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ कहने का मतलब ये हुआ कि वायर से बहुत नजदीक में पॉइंट हो जाएगा, या बहुत ही लंबा वायर है, तब इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ? यानी कि वायर जो है इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा है। इससे पॉइंट आर दूरी पे पॉइंट पी है, 90 डिग्री है आर डिस्टेंस। एक्स की जगह हम यहाँ आर ले रहे हैं, कोई दिक्कत है? क्योंकि हर जगह बुक में आर दिया रहता है, एक्स एक्स करेंगे फिर वहां देखोगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम आर ही ले रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पी पे अगर हमको पता करना हो तो कितना आएगा, तुम लोग बताओगे? 2 म्यू कितना नॉट बाई आएगा? 4 बाई आई बाई आर। ठीक है, θ1 इस केस में कितना होगा बताओ? ये इंफिनिटी है तो वहां टच करने के लिए 90 लाइन भी पैरेलल हो जाएगा 90 डिग्री। θ2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। डिग्री। अगर θ1 भी 90 डिग्री, θ2 भी 90 डिग्री, तो बी ऊपर फॉर्मूले से देखो μ0I/4πr। ठीक है, एक्स की जगह आर लिख रहे हैं, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 साइन 90 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0I/2πr। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट के लिए जो बी लिखेंगे वो लिखेंगे μ0I/2πr। ठीक है, इसको याद रखना है कि इनफाइनाइट लेंथ के लिए। सेमी इनफाइनाइट रहा तो ठीक है, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब कि इधर ये इंफिनिटी तक जा रहा है, लेकिन जो पॉइंट है हमारा यहीं से पॉइंट पी है आर दूरी पे। इस केस में बोलो θ1 कितना और θ2 कितना, बोलो। θ1 90, θ2 0। सबको दिख रहा है कि नीचे हमको कुछ है नहीं, तो नीचे वाला एंगल θ2 0 दिख रहा है और θ1 90 दिख रहा है। तो अगर 90 और ये 0 दिख रहा है तो हम इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, b इक्वल टू आ जाएगा μ0I/4πr, यहाँ साइन 90 प्लस साइन 0। साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो आ जाएगा μ0I/4πr। किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो अभी पूछते चलो, अगर ऐसा दिया हुआ रहा तो सेमी इनफिनाइट ही है, चलो इनफिनाइट ही लेते हैं। पॉइंट हमारा अब यहाँ है, ठीक है, ये आर दूरी है और ये एंगल थीटा है। इस केस में कैसे लेंगे हम लोग? इस केस में θ1 कितना होगा एंड θ2 कितना होगा?
थीटा 1 360 माइनस थीटा। हमको कहाँ से मेजर करना होता? थीटा 190 आएगा ना, हमको यहाँ से मेजर करना होगा। तो थीटा 1 देखेंगे तो ये वाला एंगल आएगा, तो थीटा 1 आएगा 90 डिग्री, और थीटा टू हम यहाँ से मेजर करेंगे, और ऐसा घूमते हुए जब जाएंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे। तो थीटा 1 तो ऊपर वाला आएगा 90, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। थीटा 2 जो हमको इतना दिख रहा है, नहीं कि पाई नहीं, ऐसा ये 2 पाई माइनस थीटा दिख रहा है हमको, इसको हम 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर और क्या लिख सकते हैं, माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है? बोलो। क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारा था, इसी से लाइन से हम लोग एंगल मेजर कर रहे हैं, तो पहला एंगल मेजर करे तो ये आया थीटा 1, और इधर गए तो ये आया थीटा 2, तो इसको 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। और साइन कन्वेंशन अगर देखे हो तो 2 पाई माइनस थीटा अगर यहाँ पे रहता है तो इसको हम लोग माइनस थीटा भी लिखते हैं, तो वही चीज है। तो ये चीज आया, तो यहाँ से हम लोग b कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन माइनस थीटा। ठीक है, साइन 91 होता है तो माइनस म्यू नॉट आई अपॉन साइन थीटा 4 पाई आर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो डायरेक्शन जो हमारा आ रहा होगा उसका अपोजिट आएगा। बोलो, इतना बात में कोई दिक्कत? ठीक है, तो डायरेक्शन और इसमें अगर हम देख रहे हैं, अगर ये ऊपर थीटा 1 अगर कोई एंगल दिया रहता तो वहां पे हम साइन थीटा 1 लिखते, माइनस उधर हो जाता। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन सब पे। ऐसे करंट आई बह रहा है, ये डिस्टेंस दे रखा है a, ये डिस्टेंस है √3 है। ठीक है, पॉइंट सी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना होगा। सी सेंटर है, इसमें चारों को वैसे अलग अलग आएगा। हाँ चारों के लिए अलग ही आएगा। देखो ऐसा हो रहा है, इसको अगर हम फर्स्ट बोल दें,
इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो B1 अगर लिखेंगे, सबके लिए डायरेक्शन किधर जा रहा है? इनटू द प्लेन ही जा रहा है। चलो पहले इनवर्ट मैग्नीट्यूड नहीं, हाँ इनवर्ट हाँ इनवर्ट जा रहा है, इनटू द प्लेन जा रहा है, यानी कि सबके सबके कारण निकाल के हमको जोड़ देना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं, फिगर अलग बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए। फर्स्ट के लिए यहाँ पे हमको ऐसा दे रखा है, सी पॉइंट इधर कहीं है और ऐसा, ये डिस्टेंस हमारा ए है, ये डिस्टेंस हमारा √3a/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये एंगल ध्यान से देखे तो हमको कितना मिलेगा? 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री दिख रहा है। थर्टी डिग्री दिख रहा है कि बताना पड़ेगा? सर बता दीजिए तो। 30 नहीं आएगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस हमको a/2 मिला, और ये तो ये अगर थीटा है तो हम tan थीटा लिख सकते हैं a/2/√3a/2। ये हमको 1/√3 मिल रहा है, यानी थीटा इक्वल टू tan थीटा 1/√3 कब होता है? 30 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ से थीटा हमको क्या मिल गया? 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री मिल गया, दोनों थीटा सेम ही है, दोनों थीटा सेम है, तो हम भी लिख सकते थे μ0I/4πr इंटू 2 साइन थीटा लिख सकते थे। थीटा जो है 30 डिग्री है, तो साइन थीटा 1/2 होता है, तो दोनों तो कट जाएगा, ये हो जाएगा μ0I/4π। आर हमको यहाँ डिस्टेंस कितना दिख रहा है? तो √3a/2। क्लियर है? इनटू द प्लेन ही होगा। क्लियर है? इस पार्ट में कोई किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि हम लोग को एक ही बार में ऐसा नहीं देगा, लेकिन फिर भी हमको निकालने आना चाहिए, इसलिए हम करवा रहे हैं। बात समझ आया या नहीं? आया। ठीक है, सेकेंड वाला वायर हमारा ऐसा है, ये हमारा पॉइंट सी, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये डिस्टेंस है हमारा √3a/2 और ये डिस्टेंस है हमारा a/2। तो इस केस में हमको ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल अगर निकालना है तो यहाँ से देखो tan थीटा जो हमारा आएगा वो आएगा √3a/2 डिवाइडेड बाई a/2। तो a/2 से a/2 गया, यानी कि √3, यानी कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि ये वाला अगर एंगल हम निकालते तो ये हमको मिलता 60, ये भी 60। तो उसके लिए अगर हम लिखेंगे b का वैल्यू, B2 का वैल्यू लिख रहे हैं, तो ये क्या आएगा? μ0I/4π, r का वैल्यू a/2 दिख रहा है और यहाँ 2 sin 60 डिग्री हो जाएगा। sin 60 √3/2, तो 2 2 कैंसिल, तो √3 μ0I, 2 ऊपर ले रहे हैं, 4π। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते थे? 2 ऊपर ले लिए तो μ0I/4π √3 इंटू, ये भी इंटू द प्लेन ही है। थर्ड के लिए कितना आया तुम लोग सॉल्व करके बताओ। वन ही कितना आएगा? थर्ड के लिए अगर हम B3 देखें तो ये B1 के बराबर ही आएगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन किधर हो जा रहा है? आउट ऑफ द प्लेन हो जा रहा है, नहीं इनटू द प्लेन ही आ रहा है। तो B1 की जगह और इनटू द प्लेन ही आ रहा है, तो हम B3 डायरेक्ट लिख देंगे। सॉल्व क्यों करें, एक बार कर लिए हैं तो कितना आया? 2 μ0I/4πa √3।
ठीक है। ऐसे ही फोर्थ का कैलकुलेट करेंगे तो B4 क्या है, B3 के बराबर, हाँ B2 के बराबर आएगा, बताओ ध्यान से देख के, सिमिलर आएगा, B2 के बराबर आएगा, तो इसको 2√3 नॉट अपॉन 4 पाई ए भी इंटू द प्लेन। टोटल हमसे पूछा गया है तो बी जो होगा सब इंटू द प्लेन है, सबको जोड़ देना है। तो देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए हम कॉमन ले ले रहे हैं, यहाँ से 2/√3 यानी कि 4/√3 प्लस इसमें भी 2 से मल्टीपल करेंगे तो 4√3, ये हमको मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, 16, 4 म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई ए। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो, ऊपर नीचे √3 कर सकते हो। क्लियर है? Magnetic field at O due to ABCD सेक्शन। ठीक है, ABCD जो सेक्शन है उसकी वजह से, ये बाकी जो बाहर रेड कलर से वायर यूज किया है उसको कंसीडर नहीं करना है। ABCD जो सेक्शन है उसकी वजह से कितना होगा पॉइंट O पे, सब सिमिलर है, सेम मटेरियल का बना हुआ है। दोनों में आधा आधा करंट बढ़ जाएगा, एडी और डीसी में। आधा नहीं बढ़ जाएगा, सिमिलर है, सिमिलर है, रेजिस्टेंस इक्वल होगा, तो इधर से कितना जाएगा I/2, इधर से जाएगा I/2। तो फिर साइड नहीं दिया है कुछ, रेक्टेंगल मान लो या स्क्वायर मान लो, सब सिमिलर ही है, रेक्टेंगल ही मान लो, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी मानोगे सेम ही है ना। और वो जो है सेंटर है, कुछ नहीं दिया है इसका मतलब कि कुछ ऐसा वैल्यू आएगा कि जरूरत नहीं है। डायरेक्शन चेक करो, इसको अगर हम 1 बोल रहे हैं और इसको 3 बोल रहे हैं, 1 और 3 में देखें तो 1 के कारण जो आएगा आउट ऑफ द प्लेन आएगा और 3 के कारण इनटू द प्लेन आएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही इस 2 के कारण और इस 4 के कारण इक्वल एंड अपोजिट होगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 दिख रहा है। यस सर। ठीक है, यानी कि 1 एंड 3 और 2 एंड 4 दोनों को अगर देखेंगे तो मैग्नीट्यूड में इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट,
डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो 0 हो जाएगा। सर उसको डायरेक्शन कैसे चेंज हुआ सर बता दीजिए एक बार फिर से। इस 1 वाले सेक्शन में देखो कि डी से ए की तरफ करंट जा रहा है, तो थंब को इधर रखो, हाथ को ऊपर उठाओ, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। ओ पॉइंट पे बोलो। डाउनवर्ड आ इसमें रहा है। करंट ऐसा जाए, हाँ 1 वाले सेक्शन की तरफ के लिए किधर आ रहा है? अपवर्ड आ रहा है या डाउनवर्ड आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है। डाउनवर्ड आ रहा है। Yes, sir. राइट हैंड के थंब को करंट की तरफ रखो, यानी डी टू ए ले जाओ, और इस ए ओ पॉइंट की तरफ आओगे तो हाथ ऊपर आता हुआ दिखेगा ना, राउंड घूमेगा Yes, sir. हाथ ऊपर अंगूठा नीचे। तो ऊपर आएगा। वही 3 वाले के कारण देखो तो की तरफ अंदर जाता हुआ दिख रहा है, तो इसके कारण क्रॉस होगा। तो एक अपवर्ड एक क्रॉस, दोनों मैग्नीट्यूड में ऊपर हम लोग देखे थे इक्वल आया था, तो यहाँ पे ये दोनों मिलके आपस में क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। 1 और 3 वाला मिलके 0 हो जा रहा है, वैसे ही 2 और 4 वाला मिलके भी क्या हो जाएगा? 0। बात समझ आया? सर यही कंडीशन तो पिछले वाला केस में हुआ मतलब सेम करंट फ्लो था तो उसमें क्यों नहीं वेरी किया सर। डायरेक्शन देखो, फर्स्ट वाले के कारण किधर जा रहा है? फर्स्ट वाले के कारण इनटू द प्लेन जा रहा है, अंदर जा रहा है। हाँ यस सर। और थर्ड वाले के कारण भी अंदर ही जा रहा है कि बाहर जा रहा है? अंदर ही आ रहा है चेक सर करके। अंदर। तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ेंगे, इसलिए इसमें ऐड करे थे। अब इसमें है करंट डिवाइड हो गया, इसमें भी ऐसे नीचे जा रहा था तो इसके कारण ऊपर आ रहा है और इसके कारण नीचे जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया इस वजह से। क्लियर है? ठीक है, पूरा इनफिनाइट वायर है। इनफाइनाइट है। हाँ इनफिनाइट वायर है। तीनों फाइंड, पॉइंट में निकालना है। हाँ वही, मैग्नेटिक फील्ड एट वाला ए सी डी। ठीक है, तीनों पॉइंट पे निकालना है। और सेकेंड, पॉइंट ऑन ए सी डी लाइन where magnetic field is 0। ये दोनों चीज फाइंड करना है।
हेलीकॉप्टर चल रहा है, बहुत आवाज आ रहा है। हो गया। ये आंसर लिखे हैं पहला, हाँ, एट ए पॉइंट का अगर हमको देख रहे हैं तो एट ए पॉइंट 1 वाले से अगर हम देखेंगे टू तो के क्या वजह से आएगा? डिस्टेंस तो 2a होगा ना। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है। यहाँ से ए हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा बताओ? 3/4 0.4 पाई आएगा ये। 2 माइनस 1/2 यानी 4 माइनस 3/2 से मल्टीपल होगा ना। म्यू नॉट आई अपन 2 पाई ए कॉमन ले लिए तो यहाँ 2 माइनस 1/2, 4 माइनस 1 3/2। ठीक है, कितना वैल्यू आ रहा होगा? सेकेंड एट बी 3/4 0.4 पाई I/A आ रहा है क्या आ रहा है? सर। 1 - 2 करेंगे ना इसमें। यहाँ पे करंट 2i है तो 2i लिखेंगे ना। हाँ सर 2i तो लिखेंगे, लेकिन फिर बड़ा तो b1 है, तो b1 - b2 करेंगे ना। तो b1 माइनस b2 कर लो, क्या जाता है? देखो, b लिखेंगे तो हम दोनों में से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए कॉमन ले सकते हैं। हम b1 माइनस b2 लिख रहे हैं तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा और यहाँ से क्या आएगा? 1/2। तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3/2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। बड़ा माने हैं b1 को तो उसी का डायरेक्शन देंगे। बात समझ आया? सर इसको अलग से डायग्राम बना के बस थोड़ा बताइए ना। इसमें डायग्राम के बनाना है। पहला वायर को मानो, पहले वायर से इस पॉइंट पे कितना आएगा? फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए होता है। हाँ आई की जगह क्या है? 2i है। यस सर। ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए करंट ऊपर जा रहा है तो हमको उधर रखो, हाथ घुमाओ, ऊपर आ रहा है, ये हाँ आएगा। ठीक है, वैसे ही अब इस वायर की वजह से लिखोगे तो क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। आर यहाँ कितना हो जा रहा है? ए प्लस ए 2a, तो 2a लिख लिए। डायरेक्शन के लिए हाथ अगर देखें तो ये अंदर की तरफ जा रहा है तो ये लिख लिए। ठीक है, b1 b2 में कोई दिक्कत? B1 अब अगर B2 हमको, हाँ,
BA वाले में दिक्कत है। ठीक है, तो B1 B2 आ गया। तो अब हमारा एक पॉइंट पे दो दो मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, एक आउटवर्ड डायरेक्शन, एक इनवर्ड डायरेक्शन। तो BA अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? B1 माइनस B2 लिखेंगे। हम इसको पॉजिटिव मान लिए, इसको निगेटिव मान लिए, दोनों को जोड़ेंगे तो B1 माइनस B2 देखेंगे। दोनों को अगर ध्यान से देखें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ से 2 हमको मिला और सेकेंड वाले से 1/2 मिला, सॉल्व कर लिए। एट सी क्या होगा, सी पे पता करो। सी पे B1 के कारण बोलो कितना आएगा चंदन? सर 1। B1 की वजह से ना हाँ, म्यू नॉट U0 करंट कितना ले? करंट कितना होगा 2i 1 वाले में कितना करंट है? ठीक है, बाई अपॉन बाई 2 बाई पाई ए ए ए या बाई A/2? 2, तो एक बचेगा A/2 ना होगा। यस सर, हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4 म्यू 2 म्यू आई। नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। क्लियर है? ऐसे ही B2 वाले के लिए बोलो, यानी कि सेकंड वाले वायर के कारण। हाँ, इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? फर्स्ट वाले में इनवर्ड आएगा सर। इनवर्ड आएगा, यानी क्रॉस लिख लेंगे। यस ठीक है, सेकंड वाले में बोलो। न्यू आई हाँ म्यू नॉट आई बाई 2 पाई हाँ, डिस्टेंस A/2। ए बाई 2। आ गया 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड ना है, हाथ रख के देखो सेकंड वाले, सेकंड वायर पे थंब रखेंगे, हाँ इनवर्ड जाएगा। और नहीं, कितना आएगा सर? ध्यान से देखो, इनवर्ड जाएगा। इनवर्ड ठीक है, जगह दोनों इनवर्ड है। हाँ, इनवर्ड ही होगा। दोनों अगर हाँ इनवर्ड इनवर्ड है सर। होगा तो हम जोड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? ठीक है, जोड़ देंगे। तो ये कितना देगा, 6 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, डायरेक्शन इनवर्ड। क्लियर है? डी पे कौन बताएगा? डी पे ए के जैसा ही सिमिलर होगा ना। किसी के जैसा भी हो। डी पे B1 की वजह से कौन बताएगा, बोलो नंदिनी। फर्स्ट वाले वायर के कारण कितना होगा डी पे? म्यू नॉट हाँ, करंट है 2I, वाई बाई 2 पाई फॉर्मूले में था। डिस्टेंस कितना हो जा रहा है फर्स्ट वाले से, इसका डिस्टेंस 2 है, इसको 2A लिख लेंगे। हाँ तो 2 गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड, फर्स्ट वाले के कारण? हाथ इधर रखना है, कर्ल करना है, तो इनवर्ड जा रहा है, तो इनवर्ड। वैसे ही अगर हम B2 लिखें तो ये कितना आएगा, बोलो। म्यू नॉट हाँ, म्यू नॉट आई हाँ बाई 2 पाई। इनवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन? सेकेंड वाले के कारण डायरेक्शन किधर होगा, राइट हैंड के थंब को करंट के अलोंग रखो और फिंगर कर्ल करो, देखो डी पे वो किधर जाना चाह रहा है। अपने पेन को ही एज्यूम कर लो कि बाहर जा रहा है, रखो, फिर देखो, चेक करो उधर की तरफ रख के। बाहर रहता हुआ फिंगर्स दिख रहा है,
बाहर आता हुआ दिख रहा है तो इसको आउट ऑफ द प्लेन मानेंगे, और बी एट डी अगर लिखेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों 0। बराबर ही 0 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर भी हमको मिल गया यहाँ से। ठीक है, ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगर जैसे रिंग होगा, रिंग अगर करंट कैरिंग लूप होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा और कितना होगा वो चीज फाइंड करना है। फिर सोलेनोइड पढ़ना है, फिर टोरॉइड पढ़ना है। यानी 10th क्लास में हम लोग यही 3-4 चीजें देखे थे, वही चीज का हम लोग यहाँ पे फाइंड करना है वैल्यूज भी। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसका भी मॉड्यूल नहीं ना मिला है तुम लोग को? नहीं सर। नो सर, नो सर। ठीक है, देखते हैं। और करंट वाला सब हो गया है, बना लिए हो? बना रहे हैं सर, प्रीवियस ईयर में सर 112 क्वेश्चन था। ठीक है, तो टाइम मिला है तो जल्दी जल्दी खत्म करो, क्योंकि रिवीजन भी करने हैं, अब 11th वाले। हाँ सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, एंड कर रहे हैं।